हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ये हमारे आधुनिक भारत के ऊपर होगी और ये हमारी तीसरी क्लास आधुनिक भारत के ऊपर। अगर आप अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, वो हमारी एकेडमी के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं और आगे आगे क्लासेस और भी आती रहेंगी जो पीछे कंप्लीट नहीं हो पाई हैं वो। तो हमारे चैनल पर कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा मैथमेटिक्स का, वो तो हम पहले से ही करा रहे हैं। और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने अब जीएस को भी इसमें शामिल कर लिया है और जीएस में हमने स्टार्ट किया है आधुनिक भारत से। और आधुनिक भारत के ऊपर हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आज की ये तीसरी क्लास है। आपने पहले की 2 क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये तीसरी क्लास तभी समझ में आएगी आपको अच्छे से जब 2 आप अच्छे से देख चुके होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी क्लास। और हमने पीछे की क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि आधुनिक भारत की शुरुआत कब से हुई थी। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि 1707 से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और वहां से लेके और कब तक, 1947 तक भारत आजाद होता, तब तक के दौर को हम बोलते हैं आधुनिक भारत। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 में कोई खास बात थी। क्यों? क्योंकि 1707 में ना जो मुगल सत्ता थी वो कमजोर हो गई थी। क्यों? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो शासक आए थे वो कमजोर थे। अब उसके बाद क्या होता है कि यूरोपीय कंपनी आ जाती हैं। ठीक है, यूरोपीय कंपनी आ जाती हैं। और यूरोपीय कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ऐसा नहीं मान सकते कि यूरोपीय कंपनी औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई है। यूरोपीय कंपनी तो बिल्कुल पहले आ चुकी हैं। मुगल काल तो बाद में शुरू हुआ। मुगल काल तो 1526 में स्टार्ट हुआ है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। लेकिन यूरोपीय कब से आ गए थे? यूरोपीय आ गए थे तब से जब वास्को डी गामा भारत आया था। और वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। यानी कि इनसे मुगलों से पहले कंपनियां आनी आरंभ हो गई थी भारत में। लेकिन क्या है कि वो कंपनियां सिर्फ व्यवसाय करने के लिए आई थी और ये अपनी सत्ता को कायम करने के लिए आए थे। लेकिन इस 1526 से 1707 तक इन्होंने शासन किया, धीरे धीरे अपना शासन जमाया। तो पीछे का 1526 से 1707 का वो आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तब उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कंपनियां आ जाती हैं और कंपनियों में आपस में संघर्ष हो जाता है। चाहे वो इंग्लैंड की कंपनी हो, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो पुर्तगाली हो, वो डेंस हो, वो डच हो, ठीक है, वो फ्रांसीसी हो, ऐसे संघर्ष आरंभ हो जाता है। तो आज का जो अपना लेक्चर होगा ना, वो लेक्चर है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, हम लिख सकते हैं आज का अपना टॉपिक का नाम क्या, यूरोपीय कंपनियों का। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ सही दिख रहा है। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है। अब ऐसी क्या बात थी कि भाई भारत में आई ये कंपनियां, क्यों आई? आप समझते हो कुछ? इनके बारे में समझते हैं हम बिल्कुल डिटेल से। एमसीक्यूज आप अपने मर्जी से कर सकते हो, हम भी आगे चल के कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। क्या होता है कि हमारे साथ हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए हम क्या कर पाते हैं कि ज़्यादा याद नहीं रख पाते और हम विचलित हो जाते हैं हिस्ट्री में। हम क्या करेंगे, पूरे जहाँ मैप की आवश्यकता होगी ना हिस्ट्री में, वैसे ज्योग्राफी में मैप की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर हिस्ट्री में भी मैप की आवश्यकता होगी, हम वैसे करेंगे बिल्कुल। समय क्या था कि 1453 का समय कौन सा था? 1453 का। ये क्यों आई कंपनियां, इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। समय था भाई 1453 का। और क्या है मैं आपको बता दूं, छोटा सा मैप बना के। ये मान लेते हैं कुछ, देखो कुछ ऐसा है। एक मिनट के लिए, ये अफ्रीका है। प्रॉपर तो नहीं बन पाया, पर ये अफ्रीका है। मैं आपको बताऊंगा कि बात क्या हुई थी, क्यों ये कंपनी थी। अफ्रीका है, ये यूरोप है। ठीक है, ये है भाई यूरोप है, और ये है एशिया। ठीक, इनकी बिल्कुल अवस्थिति हम ज्योग्राफी की क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तब पढ़ेंगे। अब 1453 में क्या होता है, उससे पहले भी ना यूरोप का और
एशिया का व्यापार चलता रहता था, एशिया और यूरोप का व्यापार चलता रहता था। 1453 में क्या हुआ कि एक सल्तनत थी, क्या नाम था उसका, उस्मानिया सल्तनत। ठीक है, यहां तक सही दिख रहा ना, यहाँ एक सल्तनत थी, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत, ठीक है ना, उस्मानिया सल्तनत है भाई एक। ये क्या करती है उस्मानिया सल्तनत, ये जगह है यहाँ पे क्या, एशिया माइनर, यहाँ पे एक जगह है, मैंने लिख दिया एशिया माइनर, आप आराम से समझें, एशिया माइनर। ये उस्मानिया सल्तनत यहाँ जो एशिया माइनर है इसके ऊपर कब्जा कर लेती है, यानी इसको जीत लेती है। और इसको जीतने के बाद ये क्या कर देते हैं, इसको एशिया माइनर को जीत लिया, और एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया, क्या नाम भाई, कुस्तुनतुनिया। आप ये नाम लिख भी सकते हो, लेकिन आपको ना इसके बारे में बिल्कुल स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे। एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया, और इस पर क्या कर लेते हैं भाई, ये अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत। ठीक है, और उस्मानिया सल्तनत में कौन है, ये है तुर्क लोग। कौन है भाई, तुर्क। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का व्यापार हो रहा है, लेकिन 1453 में उस्मानिया सल्तनत है जिसके हकदार कौन है, तुर्की लोग हैं। ये क्या कर देते हैं, एशिया माइनर को जीत लेते हैं, जहाँ से यूरोप और एशिया का सामान यानी कि माल आता जाता रहता है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कुस्तुनतुनिया को ऊपर अधिकार लेते हैं एशिया माइनर की साइड से। और क्या होता है कि यहाँ की जो सामान की आवागमन है ना, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब ये सीधे सामान खुद आ जा नहीं सकते और सामान को खरीद नहीं सकते, बीच में व्यक्ति आ गए, कौन, ये तुर्क लोग। और यहाँ पे है ना, ये मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी, यहाँ पे सब बंद है, यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। अब क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से एशिया से कुछ अपना जो व्यापार चलता रहता है वो व्यापार करें। और यहाँ पे ये कंडीशन उत्पन्न होने से क्या होता है कि कुछ दो देश हैं, एक तो अरब देशवासी, ठीक है, अरब देश, और दूसरा है, एक तो अरब हो गया, दूसरा होगा वेनिस, वेनिस जिसको अरबियन कंट्री बोलते हैं ना, वेनिस देशवासी। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर अरब देशवासी और वेनिस देशवासियों का एकाधिकार है, ये दोनों अपनी मर्जी से व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो अधिकार था वो छिन गया, क्यों, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत ने क्या कर लिया भाई, इसको जीत लिया। ठीक है, इसको जीत लिया, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उस्मानिया सल्तनत को जीत लिया। और ये क्या होगा, अब यूरोपीय लोगों के मन में आता है कि भाई हम भी ना व्यापार करें, यूरोपीय देश चाहते हैं कि हम भी व्यापार करें एशिया के साथ। और इस कंडीशन में क्या करते हैं कि भाई इनका जो एकाधिकार है ना, किनका एकाधिकार है, किसका है एकाधिकार, एकाधिकार है भाई अरब देशवासियों का और वेनिसवासियों का, इनका एकाधिकार तोड़ दिया जाए, हम व्यापार करें। लेकिन तुर्क जो लोग हैं ना, इनसे झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो अपना व्यापार चल नहीं पाएगा। ये क्या चाहते हैं कि तुर्क लोगों से तो बचना है हमें, लेकिन अरब वासी और वेनिस वासियों से हमें क्या करना है कि भाई इनका एकाधिकार कंप्लीट करना, तोड़ना है। फिर से ड्रॉइड में दिक्कत है थोड़ी सी, एक बार करना एडजस्ट। ठीक है, यहाँ पे होता है, सही, यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये चाहते हैं ये बात, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, अब समय आ जाता है भाई 1488 का, कितना, 1488 का। ये देश चाहते हैं तब से, और 1488 के दौरान क्या होता है भाई, मैं अगर यहां से मिटा दूं इसको, 1488 में क्या होता है कि एक व्यक्ति चलता है यूरोप से, पुर्तगाल का है, और वो चलता है कि मुझे ना यहाँ पे जाना है, कहाँ से चल के, यहाँ से चल के यहाँ पे जाना है, यूरोप, एशिया में, वो भारत है जो भी है, कोई भी, मतलब हम मानते हैं कि पूर्वोत्तर देश में ये पहुंच सकता है, वो भारत पाकिस्तान जैसे भी है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे देश और भी हैं। अब वो चाहता है कि मैं यहाँ से चलूँ, ये तो जाने नहीं दे रहे, तो उसने रास्ता खोजा, और चलते चलते वो यहाँ तक पहुँच गया। ये अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट था, अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट था, और इसका नाम था उत्तरमासा अंतरिप।
उत्तरमासा अंतरीप, ठीक है। ये यहाँ पे पहुंचता है उत्तरमासा अंतरिक्ष पे ये व्यक्ति। अब इस व्यक्ति का नाम क्या था भाई, इस व्यक्ति का नाम भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, तो वैसे ही पूछ सकता उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इसका नाम था भाई बार्थोलोम्यू, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डियाज। ये व्यक्ति का नाम है जो यहाँ पे पहुँचता है 1488 में। बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पे पहुँच जाता है और ये देखता है कि भाई मैं यहाँ तक तो यूरोप से यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ और मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ, शायद मैं पूर्वोत्तर देशों में पहुंच सकता हूं, लेकिन क्या है कि मेरे पास इतना बजट नहीं कि मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन यहां तक कोई तकलीफ नहीं, यहां से जाने का आगे रास्ता तो है। इसको एक उम्मीद जगती है, एक इसको आशा होती है, तो इसने इस जगह का नाम लिखा केप ऑफ गुड होप। क्या रखा, केप ऑफ, केप ऑफ गुड होप। ये इसने नाम रखा भाई होप, यानी कि एक अच्छी आशा, गुड अच्छी, होप आशा, ठीक है ना। इसको एक आशा हुई कि हाँ यहाँ से आगे जा सकते हैं। ये वापस चला गया अपने देश में। इसने जाके बताया कि मैं एक ऐसे स्थान पे जाके आया हूँ जहाँ तक तो हम आसानी से जा सकते हैं, उससे आगे जाने का रास्ता था, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। तो हमें चाहिए इतने ज़्यादा बजट की सरकार हमारी हेल्प करे, सरकार हमें रास्ता दिखाए ताकि हम वहाँ तक पहुँचे और क्या करें, हम अपना व्यापार प्रारंभ कर सकें, ठीक है। ये चला जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी हो सकता है कई बार कि पहले क्वेश्चन आता था कि वास्को डी, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। अब ये पूछ सकता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने उत्तरमासा अंतरिक्ष से की थी, या उत्तरमासा, वास्को डी गामा भारत में उत्तरमासा अंतरिक्ष से होके पहुंचे थे, तो उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है। तो आप क्या बताएंगे, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज। अब ये वापस चला गया अपने देश में, पुर्तगाल में। कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। करीब 10 साल बाद, करीब 10 साल बाद 1498 का समय आ गया, ठीक है, 10 साल के बाद। अब क्या करते हैं भाई, पुर्तगाल सरकार कहती है कि भाई हमें ना वहाँ व्यापार करना है, तो एक कैंडिडेट को भेजते हैं, उसके साथ और भी लोग होते हैं, एक अच्छा बेड़ा है, और वो यहाँ से फिर चलते हैं जहाँ तक उन्होंने देखा था, बार्थोलोम्यू डियाज ने बताया था यहाँ तक का तो मैं आपको नेविगेशन दे सकता हूँ, मैप दे सकता हूँ, उसमें जीपीएस नहीं था, ठीक है, तो यहाँ तक तो मैं पहुँचा सकता हूँ, इससे आगे आप क्या करेंगे, अपना रास्ता देखिए, ऐसे ऐसे जाना है, आप ढूंढ लें। तो वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए पहुँचे भारत, ठीक है, कहाँ पहुँचे, भारत। भारत में एक जगह है, क्या नाम है, केरल, ठीक है, केरल। और केरल में कौन सी जगह पहुँचे, ठीक है, कालीकट बंदरगाह, ठीक है, केरल में कौन सी जगह पहुँचे, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे भाई। ये कालीकट बंदरगाह पर ये पहुँचे, ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे कब, 1498 में। वास्को डी गामा पहुंचे कब, 1498 में। कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है, केरल में है। और यहाँ पर पहुंचने के लिए ये पहुंचे, तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए था, एक पोर्ट की आवश्यकता थी, ठीक है। ये चाहते थे कि मैं यहाँ पे रुकूं, एक क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट ही बोलते होंगे ना, जहाँ पे पानी वाले जहाज रोकते हैं। ये यहाँ पे पहुँचा और एक व्यक्ति से मिला, यानी कि बंदरगाह भी बोलते हैं। यहाँ एक व्यक्ति से मिला कि भाई मुझे ना यहाँ पे रुकना है और मुझे अपना बेड़ा उतारना है, तो मैं कैसे उतरूँ। तो वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछता है, वो है कि गुजरात का व्यापारी है, गुजरात का व्यापारी है कि कौन, यहाँ पे इसको मिलता है गुजरात का व्यापारी, जिसका नाम क्या है भाई, अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी है जो गुजरात का है, ठीक है। वो मिलता है किसको, किसको, वास्को डी गामा को। किसको मिलता है ये मिलता है भाई वास्को डी गामा को। चर्चा किसकी हो रही है, वास्को डी गामा की, वास्को डी गामा, ठीक है।
वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद मिलता है, ये गुजरात का एक व्यापारी है और ये कहता है कि भाई मुझे यहाँ उतरना है, और ये इसको एक पथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि हाँ भाई आप यहाँ उतर सकते हो। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत आए उस समय यहाँ केरल का जो कालिकट है यहाँ पे किसका शासन था, किसका शासन था, यहाँ का शासक कौन था, तो ये कई बार पूछता है। तो यहाँ का जो शासक था ना, वो उसका नाम था भाई जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। ठीक है, ये कौन है? ये है यहाँ का शासक। कौन है? शासक। नाम क्या है? जमोरिन। नाम क्या है? जमोरिन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जमोरिन जब भारत में पुर्तगाली आए या जब भारत में वास्को डी गामा आया उस समय कालीकट या केरल का शासक कौन था? उस समय कौन था भाई? जमोरिन। ठीक है, कौन था? जमोरिन। किसकी सहायता से ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, यानी कि वास्को डी गामा किसकी सहायता से पहुंचे? तो इनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जिसके है, इसको समझना भी है और इसको याद भी करना है, और पूरी स्टोरी के साथ समझोगे तो ना तभी आप ज़्यादा समय तक याद कर पाओगे, और उसके बाद आप प्रश्न याद भी कर सकते हो, फिर आप रट्टा लगा सकते हो प्रश्नों का, लेकिन तब तक आपको स्टोरी पता नहीं होगी ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप क्लास को कंप्लीट देखें, पीछे की क्लासेस भी देखें, और आगे भी जो क्लासेज आएंगे अपनी वो भी आप देखते रहें। ठीक है, ये हो गया अपने अब्दुल मजीद, ये पहुंच गए। अब क्या होता है कि ये कहता है वास्को डी गामा कि मुझे ना यहाँ पे व्यापार करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? व्यापार करना है। इससे जमोरिन से कहता है कि मुझे भारत में व्यापार करना है। ठीक है, मुझे भारत में व्यापार करना, कौन कहता है? वास्को डी गामा। अगर ये व्यापार करने के लिए बोलता है तो यहाँ से पहले व्यापार कौन कर रहे हैं भाई? यहाँ पहले व्यापार कर रहे हैं अरबवासी और वेनिसवासी। ठीक है, अब अरबवासी और वेनिसवासी कहते हैं कि अगर ये बंदा व्यापार करेगा तो फिर तो हमारा व्यापार कमजोर पड़ जाएगा, ठप हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, ये दो देशवासी हैं, ये क्या करते हैं, इसका वास्को डी गामा का ये दोनों देशवासी विरोध करते हैं। ठीक है ना, आपको आराम से समझना, ये विरोध करते हैं। किसका करते हैं? वास्को डी गामा का। क्यों? क्योंकि अब से पहले इनका एकाधिकार है। ठीक है, वास्को डी गामा का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। कौन करते हैं? अरबवासी और वेनिसवासी। इससे ताकि इनका व्यापार फ्लॉप न हो, ठप न हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये बंदा अपना कुछ सामान लेके, भाई लफड़ा करने में कोई फायदा नहीं, यहाँ लड़ाई दंगे करने नहीं आए थे, हम तो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और यहाँ से कुछ सामान लेके वास्को डी गामा वापस चला जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा यहाँ से कुछ अपना सामान लिया, अपनी जो भी नाव लेके आए थे या जो भी बोट लेके आए थे उसमें अपना कुछ सामान लिया, खरीदा, सामान लेके इसी रास्ते से ये वापस वापस चले गए। ठीक है, ये चले गए अपने देश में वापस। और जब ये वापस गए तो जो सामान ले गए थे ना, इनका जो खर्चा लगा था, जो वो खर्चा निकाल के इन्होंने वो सामान 60 गुना अधिक में बेच दिया। कितने में? 60 गुना अधिक में। 60 गुना अधिक में बेचेगा आदमी तो मन में तो ये आएगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा फायदा है, तुम्हारा खर्चा भी निकल गया और तुम्हें फायदा भी ज़्यादा हुआ। अगर आप मान के चलें कि आप कहीं गए हैं विदेश में, किसी भी देश में मान सकते हैं आप घूमने के लिए चले गए, ठीक है, वहाँ से आप कुछ सामान लेके आए और आपके मान लेते हैं आपके खर्चे लगे वहाँ पे 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपका खर्चा लगा, आप वापस इंडिया में आ गए और आपने वो देखा कि मैं कनाडा गया था, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कनाडा गया था, वहाँ से चीज़ लेके आया हूँ और आपने मार्केट में वो बेच दी और आप उस 1 लाख के लेके आए थे वो 60 लाख की बिक गई, तो मन में तो खुशी होगी, हाँ कुछ ना कुछ है। अब ऐसा देखने से और दूसरे लोग भी क्या करेंगे, भाई यहाँ पर तो व्यापार करने में फ़ायदा है, हम भी करेंगे। सरकार भी चाहेगी हाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ तो हम भी क्या करेंगे, कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि वहाँ से व्यापार किया जा सकता है। फिर क्या करती है सरकार, 1500 में बोर्ड पे जगह कहाँ पे खाली है, यहाँ पे तक है, चलो यहाँ तक दिख रहा है। तो आगे देखें, एक बार सुने कि जब 1500 में 1498 में वापस चल जाता है, 1500 में सरकार क्या कहती है कि भाई एक और बेड़ा भेजती है व्यापार के लिए, एक और बेड़ा भेजती है और इसमें क्या करती है, एक नाम है, कैंडिडेट है जिसका नाम है पेड्रो अल्वरेज कैब्राल। क्या नाम है? पेड्रो अल्बरेज, नाम दिख रहा है ना सही बोर्ड पे, अल्बरेज कैब्राल।
ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। क्या नाम लिखा? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल ये कैंडिडेट के संरक्षण में की देखरेख में पेड्रो एल्ब्रेज कैब्राल के संरक्षण में 1500 में पुर्तगाली सरकार एक जहाजी बेड़ा और भेजती है। जाओ भाई, आप इंडिया जाओ और वहां जाके आप व्यापार करो, वहां से आप सामान लेके आओ। ठीक है, तो दूसरा ये पूछते हैं कि दूसरा बेड़ा कब आया? पहला कब आया? 1498 में सरकार की देखरेख में। दूसरा कौन सा आया था? ये। एक बार ये भी पूछता है कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया? पहली बार तो हम पढ़ चुके हैं 1498 में। वास्को डी गामा भारत दूसरी बार भी आए थे, और वो आए थे कब? अपने 1502 में। ठीक है, 1502 में वास्को डी गामा दो बार आया है। कब आया है? 1502 में। दोबारा वास्को डी गामा कब आया? 1502 में। ठीक है, पहली बार तो आपको पता है, और दूसरी बार कब आया था? 1502 में। ठीक है भाई, यहाँ तक आपने देखा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमारा व्यापार पहले चल रहा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूरोप और एशिया का व्यापार चल रहा था। एक समय ऐसा था 1453 का, उसमें उस्मानिया सल्तनत किसको जीत लेती है? एशिया माइनर को जीत लेती है, जिससे वो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेती है, और ये सारा क्षेत्र किसके नियंत्रण में आ जाता है? तुर्कों के नियंत्रण में आ जाता है। अब यूरोपीय चाहते हैं कि हमें व्यापार करना है। ये जो देशवासी हैं पहले व्यापार के तौर पर व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापारी हैं। कौन से? अरबवासी और वेनिसवासी। ये चाहते हैं कि इनके हाथों से सामान होकर अपने पास पहुंचता है, यानी कि महंगा मिल रहा है हमें। हमें इनका एकाधिकार तोड़ना, हम अपना व्यापार खुद करें, इनसे क्यों लें हम। ठीक है, ये इनकी इच्छा है। ये क्या करते हैं कि इनसे तो इनका एकाधिकार तो हम तोड़ेंगे, लेकिन तुर्कों के साथ हम पंगा नहीं लेंगे, नहीं तो तुर्क क्या करेंगे? हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, यानी कि हम व्यापार करने के लायक नहीं रहेंगे। फिर हो सकता है हमारा पिटी हो जाए, ठोका पिटी हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं भाई ये? चलो भाई, को दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। 1498 में एक कैंडिडेट चलता है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ये यहाँ पहुंचता है उत्तर महासागरीय पर, जिसको यहाँ पे आशा होती है कि यहाँ से आगे चल सकते हैं। और इसने क्या किया? केप ऑफ गुड होप नाम दिया इस जगह का। और उसके 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं इसके रास्ते से। कहाँ से? उत्तर महासागरीय से होते हुए, और ये केरल पहुँचते हैं। केरल में पहुँचते हैं तो किसकी सहायता से वहाँ पे बंदरगाह पे रुकते हैं ये? तो उसका नाम है अब्दुल मजीद। पुर्तगाली किसकी, यानी वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे? अब्दुल मजीद की सहायता से। कौन सी बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह। वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? जमोरिन था। ठीक है, कौन सा था? जमोरिन था। ठीक है, जमोरिन से व्यापार का अधिकार मांगता है, जिससे विरोध करते हैं कौन? अरब और वेनिसवासी। ये वापस अपना सामान लेके अपने देश में चला जाता है। वहां जाके अपना सामान 60 लाख ज़्यादा, यानी 60 गुना ज़्यादा में बेचता है। यहाँ से इनको फिर इच्छा शक्ति जागती है कि भाई कुछ न व्यापार तो करना पड़ेगा। और फिर क्या करते हैं ये सरकार क्या करती है? 1500 में पेड्रो एल्बरेज कैब्राल के नेतृत्व में एक और बेड़ा भेजती है। कहाँ पे? भारत में भेजती है। और उसके कुछ साल, 2 साल बाद ही वास्को डी गामा भारत फिर आ जाते हैं। ठीक है, कब आ जाते हैं? 1502 में। और इसके बाद क्या होता है? 1503 के पास ये अपनी व्यापारिक कोठी भी बना लेते हैं। 1503 में क्या कर लेते हैं कि एक व्यापारिक कोठी बना लेते हैं। ठीक है, एक व्यापारिक कोठी बना लेते हैं भाई ये। ठीक है, ये एक व्यापारिक कोठी बना लेते हैं, और इस जगह का नाम कौन सा है भाई? कोचिन। कौन सी जगह बना लेते हैं? कोचिन। कोचिन में ये एक अपनी व्यापारिक कोठी बना लेते हैं। 1502 में वास्को डी गामा, 1503 में व्यापारिक कोठी बना ली इन्होंने। कहाँ पे? कोचिन में। और उसके बाद क्या कर देते हैं? ये एक दूसरी भी कोठी बनाते हैं कन्नूर में। कहाँ पे? 1505 में कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर में एक दूसरी व्यापारिक कोठी बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे होता है कुछ सरकार अपने वायसराय भेजती है, यानी कि सेनापति भेजती है कि जाओ भाई आप वहाँ जाके अपना राजपाट करो, अपना काम करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ। ठीक है, सेनापति हो सकता है ये लड़ाई भी कर सकते हैं, इनको हक दिए होंगे। तो वो होते हैं वायसराय। और 3 वायसराय महत्वपूर्ण हुए हैं पुर्तगाली, जिन्होंने पुर्तगालियों की स्थापना में अहम योगदान दिया है। तो हम पढ़ेंगे वो तीनों वायसराय के बारे में। अगर आपको यहाँ से कुछ
लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं। 1 मिनट का समय है, इसके बाद करते हैं हम आगे, इनके बारे में पढ़ेंगे फिर। चलो भाई कर दें इसको। इससे आगे आते हैं वायसराय, और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई वायसराय से। महत्वपूर्ण 3 वायसराय बहुत आए हैं, वायसराय ऐसे नहीं है कि 3 ही आए हैं, बहुत से कैंडिडेट आए हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ सबसे पहला आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो ऐसे ही दिखेगा, ब्लैक से लिख लेते हैं फ्रांसिस्को। पहला कैंडिडेट आता है भाई कौन, फ्रांसिस्को, ये आधा से आएगा भाई, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पहला कैंडिडेट आता है भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन है ये, ये है वायसराय। वायसराय, पहला वायसराय कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इनका समय होता है 1505 से 1509 तक का, 1505 से 1509 तक का किसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय का है समय, 1505 से 1509 का। ठीक है, और ये आके क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इनकी जो नीतियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन्होंने एक नीति चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी एक नीति थी जिसको हम बोलते हैं शांत जल नीति। क्या बोलते हैं, शांत जल नीति। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जिसको बोलते हैं हम शांत जल नीति। और शांत जल नीति के दौरान क्या था भाई, ये क्या करते थे कि हमारा ही एकाधिकार हो जल सेना पर, जल पर, यानी कि जहां से व्यापार होता है आपका, पहले जमीन से होता था अब किससे होता है, जल से। किससे होता है, जल से। और ये चाहते हैं कि जल से जो व्यापार हो उसके ऊपर किसका अधिकार हो, सिर्फ और हमारा ही अधिकार हो, ये चाहते हैं ऐसे। और इस पर्पज से इनके साथ क्या हो जाता है कि 1508 में, ठीक है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की जिसको हम शांत जल नीति भी कहते हैं, और जिसका तात्पर्य होता है कि समुद्र पर सिर्फ हमारा अधिकार हो। और ये क्या करते हैं, इस पर्पज से 1508 में, ठीक है, 1508 में ये गुजरात के वो शासक हैं जिनका नाम मोहम्मद बेगड़ा, शायद वो आगे चलेंगे। अब क्या है, ये क्या करते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं जिसका नाम है चोल की लड़ाई, चोल का युद्ध। ये इस पर्पज से एक युद्ध कर लेते हैं जो है चोल का युद्ध। और जिसमें क्या हो जाता है, इनकी हो जाती भाई हार हो जाती है, हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है भाई, क्या हो गया, ये हार गए इस गुजरात के शासक से। ये कहाँ पे है चोल, इस लड़ाई को क्या बोलते हैं, चोल की लड़ाई। और किसके साथ होती है, गुजरात के शासक के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है गुजरात के शासक के साथ होती है भैया, और आपसे ये पूछ सकता है कि चोल की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। चोल की लड़ाई एग्जाम में आजकल जो पूछता है ना वो पूछता है, जहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं है तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे जो एग्जामिनर पहुँचता है। अब आपके एग्जाम में दे दिया कि चोल की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, 4 ऑप्शन दे देगा कोई भी, वास्को डी गामा और कुछ भी करके ऐसे भी दे देगा, जो आधुनिक भारत में अंग्रेजों के नाम भी लिख देगा, हमें पता नहीं, हम किसी एक पर टिक करके आ जाएंगे और सोचेंगे हाँ ये तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन हम क्या करेंगे, सब पढ़ के चलेंगे। तो चोल की जो लड़ाई होती है ना वो किसके बीच होती है, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वर्सेस गुजरात के शासक, गुजरात वर्सेस किसके, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच में होते हैं, अगर आपसे पूछता है तो। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है कि भाई 1509 का समय फिर आ जाता है, और इसमें हार जाता है, ये अपनी हार का बदला लेना चाहता है कि क्या चाहता है कि मैं अपनी हार का बदला लूं। ठीक है, और ये क्या करता है, चोल के युद्ध में जो कि गुजरात के शासक थे कौन थे, मोहम्मद मोहम्मद बेगड़ा। ठीक है, मोहम्मद बेगड़ा
मिस्र की भी सेना है यहाँ पे, ठीक है, मिस्र सेना भी है। अरबवासी वेनिसवासी भी हैं, और कौन से हैं भाई, अरबवासी तुर्की और भी हैं। और क्या करते हैं भाई, सभी इनका विरोध करते हैं, और तुर्की भी हैं। इनके साथ ही क्या कर लेता है, कौन है, फ्रांसिस्को अल्मीडा, मोहम्मद बिन बेगड़ा, मिस्र की सेना, तुर्की सेना के साथ ये लड़ाई लड़ लेता है, लड़ाई करता है, जिसमें इसकी जीत हो जाती है भाई, ठीक है, ये जीत जाता है। पहली लड़ाई 1805 में हुई थी, पहली लड़ाई 1805 में हुई थी, जिसमें ये क्या है, इनकी हार होती है। और दूसरी ना, सॉरी 1805 नहीं, 1508 में थी, 1508 में हुई थी, जिसमें इनकी हार हो जाती है चोल के युद्ध में। दूसरी लड़ाई में ये क्या है कि जीत जाते हैं, ये जीत जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी इच्छा होती है, एक मिनट के लिए भाई रुकना। और इनकी इच्छा क्या है कि हम ना फितोरिया पर भी कब्जा कर लें, ठीक है। इनकी इच्छा है कि, हमारी इच्छा है, इस कैंडिडेट की इच्छा क्या है कि फितोरिया पर भी कब्जा किया जाए। अब नया शब्द आ गया फितोरिया, क्या आ गया, फितोरिया। फितोरिया पर कब्जा करने की इसकी इच्छा है, किस पर, फितोरिया पर। ये क्या है, फितोरिया, फितोरिया हमें नहीं पता, अब पढ़ेंगे फितोरिया क्या है। फितोरिया पर कब्जा करने की इच्छा है भाई। अब ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हम पढ़ के चलेंगे कि बाद में अगर कोई भी ऐसी चीज़ आए ना, तो आप ये ज़रूर कहेंगे हाँ हमने पढ़ रखी है, ठीक है। और वो हम तब पढ़ेंगे जब हम एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, नहीं तो हम रट्टे तो लगाते ही रहते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है भाई, रट्टे वालों को आजकल लेता नहीं है, उसने पता लगा लिया है कि आप कौन सी बुक पढ़ते हो मार्केट से। वो चाहता है कि आपने जो बुक नहीं पढ़ी है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी से होती हैं ज़्यादातर चीज़ें, और एनसीईआरटी का मतलब है 6th to 12th तक, और वहाँ पे एक एक चीज़ उठा के चलना पड़ता है। और बच्चे वो पढ़ते नहीं, सीधे किसी के नोट्स ले लिए, किसी के कुछ ले लिए। पहले इनसे काम चल जाता था, अब काम नहीं चल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में हमें दिक्कत ना आए, हम स्टोरी को अच्छे से समझ पाएँ, कहानी को समझ पाएँ, और हमारे नंबर भी अच्छे आए। फितोरिया पर क्या करता है, कब्जा करने की सोचता है, ठीक है, फितोरिया पर कब्जा। अब फितोरिया क्या है भाई, ये क्या है, ये है कुछ व्यापारिक अड्डे, जल में है ये कुछ व्यापारिक अड्डे, व्यापारिक अड्डे हैं भाई, ये व्यापारिक अड्डे हैं। ये क्या, फितोरिया क्या है, फितोरिया होते हैं भाई कुछ जल में व्यापारिक अड्डे। यहाँ पे नौसेना टुकड़ियाँ रखना चाहता है ये, कि हम यहाँ पे नौसेना की टुकड़ियाँ रखें, अगर कभी भी हमारे सामान को लेने में, ले जाने में, आने में, जाने में कोई तकलीफ हो, तो फितोरिया से हमें सहायता मिल सके। यहाँ पे नौसेना रखी जाती है, क्या रखी जाती है भाई, नौसेना, ठीक है, यहाँ पे रखी जाती है नौसेना, ठीक है। क्या रखी जाती है, नौसेना। पानी में कौन सी सेना होती है, नौसेना होती है। यहाँ पे नौसेना रखी जाती है, कभी भी हमारे सामान को लेके जाने में तकलीफ अगर हमें हो, तो हम यहाँ से फितोरिया से हम सहायता मांग सकते हैं। ये जो व्यापारिक अड्डे होते हैं, मुख्य तौर पर यहाँ पे रखी जाती है नौसेना, रखी जाती है, ठीक है, यहाँ पे रखी जाती है नौसेना। और नौसेना रखी जाती है, यहाँ से इसकी आदमी की इच्छा है भाई। तो ये थे पहले पहले वायसराय, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बू ना, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, एक अल्फांसो डी, अलग अलग नाम आएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आएंगे, जो उसने भी बहुत काम किया है। तो यहाँ से पहले ने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। और 1508 में चोल का युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि चोल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता, पुर्तगाली और क्या है कि गुजरात के बीच में हुआ था। इतना दे दे तो भी हम ठीक कर देंगे, नहीं तो इतना बता दे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वर्सेस क्या था, गुजरात के शासक के बीच में था। और क्या था कि हार का बदला लेने के लिए इसने क्या, गुजरात के शासक मिस्र की सेना, तुर्की सेना के साथ युद्ध किया, जिसमें ये जीत गया। और इसके बाद ये क्या करता कि भाई हमें यहाँ पे व्यापार करना है ना, और यहाँ पे व्यापार करना, तो हमें फितोरिया पर कब्जा करके रखना पड़ेगा। और फितोरिया क्या था कि व्यापारिक अड्डे थे, जहाँ पे नौसेना रखी जाती थी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे वायसराय की तरफ, जिनका नाम क्या है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दूसरे का नाम है। इनका दूसरा कैंडिडेट आता है
वायसराय जिनका नाम है अल्फांसो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इनका शासनकाल है भाई 1509 से 1515 तक का। 1509 से 1515 तक का है। ठीक है, डिस्प्ले पे सब सही दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई कहीं पर भी। चलो ठीक है, इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर देते हैं भाई। ये कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, व्यापार करना है। आप इस एकाधिकार की जो नीति है ना, कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको आप सबसे पहले तो इस ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दो भाई। ठीक है, ये क्या कर देता है, ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर देता। क्वेश्चन आपके पास हो गए दो, कौन से ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किसने किया था और ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किसने किया था, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। तो शुरू किसने किया था, अल्मीडा ने, बंद किसने किया, अल्बुकर्क ने। शुरू किसने किया, अल्मीडा ने, बंद किया किसने किया, अल्बुकर्क ने। एक तो ये काम कर देता है, ब्लू वाटर पॉलिसी को कर देता है भाई, ये बंद कर देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है, ये 1509 की बात है, सॉरी 1510 में, 1509 में तो आया है, 1510 में ये बीजापुर के शासक से बीजापुर के शासक से आपसे पूछता है क्वेश्चन में, बीजापुर के शासक से, बीजापुर के शासक का नाम क्या है भाई, आदिल शाह। बीजापुर के शासक आदिल शाह हैं भाई। ठीक है ना, आदिल शाह, क्या नाम है, आदिल शाह, क्या नाम है भाई, आदिल शाह है। ठीक है ना, बीजापुर के शासक कौन है, आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह से क्या कर लेता है, ये गोवा को छीन लेता है। ठीक है, किसको छीन लेता है, गोवा छीन लेता है भाई, किससे, बीजापुर के शासक के, किसके, कहाँ के शासक से, बीजापुर के शासक से। बीजापुर के शासक कौन है, आदिल शाह। क्या छीन लेता है, गोवा। ठीक है ना, कब छीन छीन लेता है, 1510 में। कब छीन लेता है, 1510 में। ठीक है, और इनको ये क्या करता है, इसको छीन लेता है और यहाँ पे अपना विकास करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि भारत में पुर्तगाली संस्थापक, यानी वास्तविक संस्थापक, इनको बोलते हैं भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। भारत में पुर्तगालियों का, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये है भाई भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे भाई, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहेंगे आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इतना नाम तो याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अल्बुकर्क को कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, अल्बुकर्क को कहते हैं। और इसने क्या किया, अल्बुकर्क ने, कि भाई भारत में अगर शासन करना है ना, भारत में अपना व्यापार बढ़ाना है, तो भारत की स्त्रियों से शादी करना आरंभ कर दो भाई। अब भारत की स्त्रियों से शादी करना आरंभ करने का प्रावधान किसने किया, यानी कि भारतीय स्त्रियों से, भारतीय स्त्री, छोटी मात्रा लगती है क्या, ठीक है भाई, जो भी मात्रा है ना, भारतीय ना भाई, यो भी गलत हो गया, स्त्री कैसे लिखते हैं, सही आप लिख लो भाई, महिलाओं से। ठीक है ना, भारतीय महिलाओं से शादी करना आरंभ करवा दिया भाई इसने, शादी का प्रावधान। ठीक है, इसने क्या किया भाई, भारतीय महिलाओं से आप शादी का प्रावधान करो, ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करो और यहाँ पे अपनी संतानें पैदा करो, यानी कि हमें यहाँ रहना, अपना व्यापार करना है। और सबसे बड़ी बात और बता दूं मैं, कि सबसे पहले आए थे ये, और ये सबसे बाद में गए हैं। ये 1961 में गोवा छोड़ के गए ये। भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, और ये 1947 के बाद भी यहाँ जमे हुए थे गोवा में, और ये गए हैं गोवा छोड़ के 1961 में। और इसने क्या किया भाई, इसके साथ इसने किया भाई, विजयनगर के शासक हैं, विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक हैं जिनका नाम है
लिखते चलें भाई, अगर आप लिखना चाहते हैं तो विजयनगर के शासक जिनका नाम है कृष्णदेवराय। कृष्ण देवराय, ये कृष्णदेवराय से ना, जो कृष्णदेवराय कौन है, विजयनगर के शासक। कहाँ के शासक, विजयनगर के शासक। इनसे ये एक अनुमति लेते हैं व्यापार करने की, एक दुर्ग बनाने की। और ये दुर्ग कौन सी जगह बनाते हैं, भटकल में। कहाँ पे, भटकल। भटकल एक जगह का नाम है। भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति ले लेते हैं भाई, भटकल में दुर्ग, दुर्ग बनाने की अनुमति। ठीक है, भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति मिल जाती है इनको। ज़्यादा छोटे तो नहीं लिखिए, दिख रहे हैं स्क्रीन पे, हाँ सही दिख रहे हैं भाई, अनुमति बनाने की, सही, कोई बात नहीं, दिख रहे हैं अच्छे से। तो क्या कि कृष्ण देवराय भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति लेते हैं, किससे, कृष्ण देवराय से। कौन, अलबुकर्क। और कृष्ण देवराय कौन है, विजयनगर के शासक हैं। ठीक है, और इनसे अनुमति इनको मिल जाती है, इनसे अनुमति इनको मिल जाती है, और यहाँ पे एक दुर्ग स्थापित कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले इनका शासनकाल 1509 से 1515 तक का है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने एक तो छीन भी लिया, अब से पहले इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी किसी से कुछ क्षेत्र छीन ले, यहाँ आके यहाँ के लोगों से इन्होंने छीन लिया। और ऊपर से क्या कहा, भाई यहाँ की स्त्रियों से, महिलाओं से आप शादी करो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा प्रावधान कर दिया। और क्या कर दिया, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से एक भटकल जगह का नाम था, वहाँ पे दुर्ग बनाने की अनुमति भी मिल गई। तो इनको क्या बोलते हैं, इसका पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। चलो भाई, इसके बाद जो आते हैं, और भी आते हैं जिन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, आए गए। लेकिन एक बंदा बहुत साल के बाद एक बंदा और आता है भाई फिर, जो कुछ अच्छा करता है। नहीं तो कुछ ऐसे ही आते हैं, आए, अपनी सैलरी ली, अपनी पेंशन ली, अपना काम किया और चले गए। और जो एक और कैंडिडेट आते हैं उनका नाम है नीनो डी कुन्हा। तीसरे नंबर के, नंबर तो उनका कुछ अलग ही होगा, 8वें 10वें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम वो पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है नीनो, नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है भाई, नीनो डी कुन्हा। और ये कब आते हैं, 1529 से 1538 का दौर होता है इनका। इनका दौर होता है 1529 से 1538 का इनका दौर है, इनका समय काल है भाई। और इसके बाद है ना, इनका पतन होना शुरू हो जाता है पुर्तगालियों का। फिर ये क्या करते हैं, व्यापार तो करते रहते तो हैं, जिस इरादे से इनकी प्रोग्रेस हो रही थी ना, वो होती नहीं है। और नीनो डी कुन्हा इनके लास्ट ही कैंडिडेट होते हैं, सक्षम कैंडिडेट, हम बिल्कुल लास्ट नहीं बोल सकते, जिनमें एक योग्यता थी, वो ऐसे नीनो डी कुन्हा थे। उसके बाद के जो शासक हुए हैं वो इतने नहीं हुए हैं। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, 1503 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना लिया। इन्होंने क्या किया भाई, कोचीन में सबसे पहले हमने फैक्ट्री लगाई थी, आप वहीं से कामकाज कर रहे हो। 1530 में क्या किया इन्होंने, 1503 में कोचीन की जगह, ठीक है, कोचीन की जगह है, इसको राजधानी बनाया, गोवा को। कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना लिया इन्होंने। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो, हम कोचीन की जगह, हम गोवा में हमारा ज़्यादा कारोबार है, और गोवा हमारे बिल्कुल 100% नियंत्रण में भी है। तो हम क्या करते हैं, गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन कहते हैं इसे, नीनो डी कुन्हा। और क्या कर लिया इन्होंने, राजधानी बना लिया। ठीक है, और ये क्या करते हैं, गुजरात के शासक हैं बहादुर शाह। उस समय क्या होता है कि गुजरात के एक शासक होते हैं, गुजरात के शासक, जिनका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है, बहादुर शाह, बहादुर शाह। अब बहादुर शाह और भी आए हैं मुगल काल में, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, ऐसा ही कैंडिडेट और भी है। ये बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह जफर नहीं है, ये गुजरात का शासक है बहादुर शाह। इनके साथ क्या होता है, इनकी लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है। किन किन के साथ है, मैं कहाँ, अच्छा मैं साइड में जाता हूँ। गुजरात के शासक के साथ है इनकी लड़ाई हो जाती है। और ये क्या करते हैं भाई, हाँ कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हम अपना समझौता कर लेंगे, अपना आप हमारे पास आओ। और ये क्या करते हैं भाई, एक जहाज में बुला लेते हैं
ठीक है, एक जहाज में बुलाते हैं किसको, बहादुर शाह को, एक पानी वाली जहाज में मिलाते हैं, यहाँ बैठ के ना हम आराम से बैठ के बात करेंगे, अपनी जो विवाद हुए हैं उनको हम छोड़ देंगे, और यहाँ क्या कर देते हैं, इसकी इसकी कर देते हैं हत्या कर देते हैं भाई। ये बातचीत के बहाने बुलाते हैं ये अपनी एक प्राइवेट शिप में, प्राइवेट जहाज में, और बातचीत के बहाने इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो बातचीत के बहाने आप अकेले न जाएं। ये कैंडिडेट अकेले चले गए थे और इनका क्या कर दिया था, स्वाहा। ठीक है, स्वाहा हो गए थे। तो आप ना कभी किसी के साथ विवाद हो जाए तो आप अकेले न जाएं। ठीक है, अपने बाउंसर भाई जो भी होते हैं उनको साथ लेके जाएं, नहीं तो कोर्ट में जाए वहीं फैसला हो जाता है। ठीक है, पर होगा जा चल के 10-20 साल में। चलो, ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। गुजरात के शासक बहादुर शाह को एक बातचीत के बहाने बुलाते हैं, वहाँ इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इनका ना पतन आरंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, और ये और भी क्षेत्र पर विजिट करते हैं इसके बाद, इसके शासनकाल में तो कुछ उत्थान होता है, लेकिन बाद में साइड 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 इनका पतन भी हो रहा है। 1532 में है ना, 1532 में ये दीव पर अधिकार कर लेते हैं। दमन दीव नाम सुना ना, दमन और दीव। ठीक है, दीव पर अधिकार कर लेते हैं ये। ठीक है, दीव पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार कर लिया, दीव पर अधिकार कर लिया। और क्या है, 1534 में सालसेट पर भी अधिकार कर लेते हैं। ये वैसे मैं बता देता हूँ एक दो बात, बाकी ज़्यादा एग्जाम की ये जरूरी नहीं है। ये सालसेट पर भी अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, सालसेट एक जगह का नाम है, सालसेट पर भी अधिकार कर लेते हैं। और क्या होता है कि ये अपना विकास कर रहे हैं, और उस समय क्या होता है कि शाहजहां हैं भारत में मुगल सम्राट, इनके दौर में कौन है, शाहजहां। और शाहजहां क्या करते हैं, 1500 समय है यहाँ पे 1536 का, और यहाँ से इनको व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है ना, लेकिन 1532 का जो दौर है ना, किसी जगह तो ये अनुमति देते हैं और किसी जगह इनकी ठुकाई भी हो रही है। 1532 में जहाँ ये दीव पर अधिकार कर लेते हैं ना, उसी दौरान शाहजहां 1532 में ना इनको हुगली से निकाल भी देते हैं। इनको हुगली से निकाल भी देते हैं, कौन, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां इनको 1532 में हुगली से भगा देते हैं। भाई आप तो लफड़े कर रहे हो भाई, आपके साथ तो हम, आपको तो हम नहीं रख सकते। इनका साथ के साथ एक जगह उत्थान हो रहा है तो दूसरी जगह पतन भी हो रहा है। इनके पतन के और भी कारण के धीरे धीरे पतन होते जाते, बाद में व्यापार करते रहते हैं, लेकिन जिस मंशा से आए थे उस मंशा पे ये कामयाब नहीं हो पाए थे। ये क्या करते हैं भाई, एक तो इनकी ये गलती हो गई, शाहजहां ने इनको यहाँ से भगा दिया। दूसरी क्या हुई, इन्होंने एक व्यवस्था स्थापित की जिनको बोलते कार्टेज व्यवस्था। नाम तो सुना होगा, कार्टेज, कार्टेज व्यवस्था। ये शब्द थोड़ा सा जरूरी है तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इनका नाम है कार्टेज, कार्टेज व्यवस्था। इन पे सही दिख रहा है, हाँ, कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था स्टार्ट कर देते हैं ये, और यहाँ तक भी इनके बाद भी चलती रहती है। अकबर को भी ना एक कार्टेज व्यवस्था माननी पड़ी थी। किसको माननी पड़ी थी, अकबर भी, अकबर जिनको सम्राट अकबर या अकबर महान कहते हैं, अकबर भी इनको मानने के लिए बाध्य हो गए थे, ऐसा मानने के लिए बाध्य हो गए थे। अब आप पूछेंगे कि कार्टेज व्यवस्था क्या है, मानने के लिए बाध्य हो गए थे भाई, ऐसी मजबूरी हो गई थी अकबर की भी। यहाँ के जो शासक हैं, हिंदुस्तान के शासक, वो भी इनके आगे ऐसा मजबूर हो गए थे कि भाई कार्टेज व्यवस्था। क्यों, क्योंकि हमारी सेना तो है, थल सेना है, जल सेना नहीं है। जल से अगर व्यापार करेंगे तो इनकी मजबूती है, ये आगे निकलने ही नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। अब कार्टेज व्यवस्था क्या थी, कार्टेज व्यवस्था को आप एक पास बोल सकते हो, पास। ठीक है, एक व्यवस्था है, कार्ड है, एक पास है। आप कार्टेज, हमारा कार्टेज लो, आप व्यापार करने के लिए जहाँ जा रहे हो जाओ, नहीं तो हमारे कैंडिडेट आपको कहाँ लूट लेंगे, तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। आप बोल सकते हो कि ये इंश्योरेंस हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया कि इंश्योरेंस, कौन सा, ये कार्टेज व्यवस्था वाला एक इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद ना आप बिना टेंशन के आप व्यापार कर सकते हो, जा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपका माल लूट लिया जाएगा। कंपनी आपके माल की भरपाई के लिए क्या होता है भाई, वो दावेदार नहीं होगी, जिम्मेवार नहीं होगी, हम कोई गारंटी नहीं लेते। ये थी कार्टेज व्यवस्था। इसके बाद क्या किया, इनकी एक दूसरी कमी भी ये रही थी
1761 का दौर था भाई। कब का था? 1761 का, ठीक है ना। 1761 में क्या हुआ, कब तक सही दिखा, और सही है। 1761 में क्या हुआ था, यहाँ की राजकुमारी है, क्या नाम था, राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी है, पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम है भाई कैथरीन, ठीक है, कैथरीन। और कैथरीन की शादी हो जाती है किससे, कैथरीन की शादी कर देते हैं भाई किससे, ब्रिटिश राजकुमार जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। कैथरीन की शादी हो गई भाई, ठीक है। शादी में क्या लिखते हैं, शादी कार्ड में, पहले तो हिंदी में लिखते थे, हाँ, WADS क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ठीक है ना। कैथरीन वेड्स कौन थे, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, इनकी करा देते हैं भाई शादी। एक समय ये है कि इनसे पहले का एक वायसराय कहता है कि हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ पुर्तगालियों की शादी की जाए, पुर्तगाली पुरुषों की हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ शादी की जाए, ताकि यहाँ हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। और इन मूर्खों ने लास्ट में क्या किया, अपनी राजकुमारी किसी और को दे दी, वो भी राजकुमारी दे दी, ठीक है, किसको दे दी, चार्ल्स द्वितीय को। और ये कहाँ का शासक है, कहाँ का राजकुमार है, इंग्लैंड का। अब ये अंग्रेज हैं भाई, ये तो अब इनसे भी एडवांस है, ठीक है। ये एक इंग्लैंड का राजकुमार है, इनको क्या कर देते हैं भाई, ये अपनी अपनी राजकुमारी की शादी कर देते हैं, और क्या कहते हैं कि जाओ भाई आप जियो जिंदगी। और क्या करते हैं, यहाँ तक दिख रहा, हाँ, मुंबई, और ये क्या कर देते हैं भाई, मुंबई को ना, मुंबई को दे देते दहेज में। सबसे बड़ी गलती ये और कर दी, ठीक है। अब दहेज में मुंबई थोड़ी देते हैं, क्रेटा देते हैं, कमाल करते हो यार आप भी। मुंबई दहेज में दे दी, देनी तो क्रेटा थी, इन्होंने क्या किया, मुंबई दहेज में दे दी, ऊपर से लड़की भी दे दी, ठीक है। और इस भाई साहब ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने, ये जो राजकुमार है, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ना ये मुंबई रेंट पे दे दी, आप ना हमें 10 पाउंड दो, 10 पाउंड दो वार्षिक, 10 पाउंड कोई बड़ी कीमत थी नहीं। इन्होंने क्या किया, आप है ना, ये राजकुमार क्या कहते हैं, कंपनी को 10 पाउंड दो, ठीक है, 10 पाउंड किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं कि भाई आप हमें वार्षिक 10 पाउंड दो, हम आपको मुंबई दे देते हैं। मुझे तो दहेज में मिली, ससुराल वालों ने दी है, ठीक है। अब करेटा होता तुम्हें चला लेता, अब मुंबई का कैसे क्या चलाऊं भाई, आप ना यहाँ व्यापार करो। कौन, चार्ल्स द्वितीय को दे देता है, यहाँ से इनका पतन हो जाता है आरंभ, ठीक है। और यहाँ के बाद इनकी परिस्थिति खराब होती चली गई, ये फिर आराम से अपना काम कर रहे हैं। और ये चल के 1761 में शादी होती है, और 1861 1961 में करीब 200 साल बाद, भारत आज़ाद होने के बाद, ये पुर्तगाली हैं, ये भारत छोड़ के चले जाते हैं। कब चले जाते हैं, 1961 में ये चले जाते हैं भाई भारत छोड़कर, ठीक है, भारत को छोड़ देते हैं, भारत को छोड़ देते हैं। चलो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, इससे नीचे शायद नहीं दिखेगा, तो भारत को छोड़ देते हैं भाई। यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा, अगर आपने अच्छे से समझा है ना, तो फिर आप, मुझे उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं। तो ये तो हम पुर्तगालियों का, इसके बाद कौन आएंगे, PDADF, ऐसे एक ट्रिक है, वो हम आगे इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन आएंगे। तो यहाँ पे कौन है, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद कौन आते हैं, डच, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन कौन आते हैं, डच। डचों के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले आप क्या कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। नीनो डी कुन्हा 1529-38, टाइम पीरियड नहीं पूछेगा। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, ये जरूर पूछ सकता। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, किसको, गोवा को, किसकी जगह, कोचीन की जगह। दूसरी बात क्या थी, गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ इनका विवाद हो जाता है। विवाद को सुलझाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पर्सनली जहाज में बहादुर शाह को बुलाते हैं, और वहां इनकी कर देते हैं हत्या। और क्या कर देते हैं, इसके बाद 1532 में ये दीव पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, दीव पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान इनकी एक दूसरी कोई ब्रांच है
जहाँ हुगली है, हुगली आज के दिन पड़ती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, गुजरात के यानी कि कलकत्ता के आसपास। वहाँ शाहजहाँ क्या कर देता है, उनको भगा देता है। इधर से विकास कर रहे हैं, उधर से इनकी पिटाई भी चल रही है। ठीक है। उधर ये 1534 में सालसेट पर भी कब्जा कर लेते हैं, और गलती और भी करते हैं, अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए कार्टेज व्यवस्था शुरू कर देते हैं। कार्टेज व्यवस्था मैं बता चुका हूँ, एक पास है। इस पास के बगैर व्यापार, यानी कि जल में अगर आप व्यापार करते, समुद्र से, महासागर से आप व्यापार करते हो, तो आपके जहाज़ों को लूटा जा सकता है। और इस कार्टेज व्यवस्था को अकबर भी मानने के लिए बाध्य हो गई। एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप ध्यान से देखें, कौन से मुगल शासक ने कार्टेज व्यवस्था को मान लिया था? अकबर ने। इसके बाद क्या करते हैं, 1761 में ये अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी कर देते हैं ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। और क्या कर देते हैं, ये मुंबई को दे देते हैं दहेज में। और क्या कर देते हैं, ये राजकुमार भाई साहब क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के बदले आप मुझे किराए में, आप मुझे 10 पाउंड वार्षिक दो, और आप क्या करो, यहाँ पे व्यापार करो। मुझे 10 पाउंड चाहिए, मुंबई मुझे तो फ्री में मिली है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको दे देते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, किसके बारे में, अब आ जाते हैं डच। डचों के बारे में और पढ़ेंगे। डचों के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फिर अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज कैसे आए थे, क्या क्या था, उसकी क्लास फिर काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे है हवाबाजी तो हमें करनी नहीं है, हमें तो सीखना है कुछ, और सीखना है तो भाई समय तो लगेगा। इसके बाद कौन आते हैं भाई, डच। अब आ गए भाई डच। नाम से ही डच है, तो भाई तो डच हैं बिल्कुल। पता है डच क्या होते हैं? आमतौर पे बोला जाता है, जो खाने पीने के लोग होते हैं ना, उनको डच बोलते हैं भाई। ये एक क्षेत्रीय भाषा है। डच ये कहाँ के निवासी हैं, हॉलैंड के निवासी हैं ये। ठीक है। हॉलैंड, अरे हो ऐसे नहीं आएगा, हो ऐसे आएगा, ये हो आएगा ऐसे वाला। हॉलैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं भाई, हॉलैंड के निवासी हैं। ठीक है। अब ये कब आते हैं, ये आते हैं 1596 में। कब आते हैं, 1596 में। 1596 में आते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये भारत नहीं आते हैं भाई, ये पूर्वी देशों में आते हैं। आप इनको बोल सकते हो 1596 में ये आए, लेकिन ये आए कहाँ, पूर्वी देशों में। पूर्वी देशों में कहाँ, सुमात्रा में। ठीक है, कहाँ, सुमात्रा में। ठीक है ना, ये आए सुमात्रा में। 1596 में आए कहाँ पे, सुमात्रा में। और इसके बाद थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक कंपनी की स्थापना करते हैं ये, वहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखते हैं आमतौर पर, लेकिन उसका नाम कुछ अलग है। बाद में इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देते हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में। ठीक है। कब होती है, 1602 में। 1602 में एक कंपनी है जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना होती है। और ये सरकार क्या कहती है, आप जाओ वहाँ पे, पूर्वी देशों में जाओ, व्यापार करो। आप, मुझे पता नहीं, हमें पता नहीं, आप संधि कर सकते हो कहीं भी। ठीक है। और लड़ाई कर सकते हो, आपको पूरी छूट है। और व्यापार तो आपको करना ही है, सब आपको छूट दी जाए। आप संधि करो, लड़ाई करो, व्यापार करो, आप कुछ भी करो, लेकिन हमें क्या है कि अपना व्यापार बढ़ाना है। आप जाओ अपनी मर्जी से, जो आपकी इच्छा वो करो। जा सिमरन जी ले जिंदगी, ठीक है ना, वो डायलॉग था ना, तो ये वो बात थी, जाओ आप कुछ भी करो। और 1605 में ये 1605 ऐसे लिखते हैं। 1605 में ये भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं, और इस जगह का नाम है मसूलीपट्टनम। कहीं कहीं पे मछलीपट्टनम भी होता है। इनका नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, एक पहला कारखाना खोलते हैं, पहली फैक्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली है। ठीक है, पहली फैक्ट्री खोली है। और ये क्या करते हैं भाई, जापान के साथ व्यापार को बढ़ावा देते हैं। भारत और जापान संबंध है ना, वो इन्हीं के कारण है। भारत और जापान का जो संबंध है वो किन के कारण है, इन्हीं के कारण है भाई। ठीक है।
और इसके साथ क्या करते हैं, ये वस्त्र निर्माण भी कर देते हैं। वस्त्र निर्माण नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, वस्त्रों का निर्यात कर देते हैं। ठीक है, भारत से वस्त्रों के निर्यात है ना, निर्यात वस्त्रों के निर्यात का श्रेय, आप बोल सकते हैं वस्त्रों के निर्यात का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। किसको जाता है, डचों को जाता है भाई। ये वस्त्र भारत से, इससे पहले वस्त्रों का निर्यात नहीं होता था, और ये क्या करते हैं, भारत से वस्त्रों का निर्यात कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ बात याद आएगी जो हम पीछे भूल गए थे, पुर्तगाली होते हैं ना, पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेके आए थे भाई, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। पुर्तगाली, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेके आए थे, क्या क्या लेके आए थे, तंबाकू, ठीक है, टमाटर, अच्छा, आलू, कमाल है, ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू, टमाटर, आलू पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग ऐसे देखे दोनों लगते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस, ये दो चीज़ हैं पुर्तगालियों की देन है भाई, ये प्रिंटिंग प्रेस और ये क्या नाम है, टमाटर, तंबाकू, आलू, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं भाई, अपनी इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है ना, हॉलैंड का जो ज़्यादातर बिजनेस है ना, वो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर है, जिसको उत्तरी सरकार बोलते हैं यहाँ पे, पूर्वी क्षेत्र पर है, वहाँ पे इनका ज़्यादा हो, ठीक है ना। और एक क्या होता है कि 1559 में अंग्रेजों के साथ इनकी हो जाती है लड़ाई, 1559 नहीं, 1659 में, 1659 में एक जगह है बेदरा, ठीक है, बेदरा, बेदरा का युद्ध होता है भाई, बेदरा का युद्ध, ठीक है, बेदरा का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है, डच और अंग्रेज, अंग्रेज वर्सेज डच, ना ये तो तय हो गया, डच, ठीक है, यहाँ पे होता है इनका युद्ध, और इसमें क्या हो जाता है भाई, डच हार जाते हैं, डच हार जाते हैं, और इनका पतन हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं ये, अपना ना बस कुछ नहीं, अपना व्यापार करते हैं, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए कुछ नहीं सोचते, ये क्या करते हैं, इनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं, भारत में बेचारे आए हैं, और ये पूर्वी देशों के साथ ही ज़्यादा करते हैं व्यापार। मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री थी, वस्त्रों का निर्यात का श्रेय इनको जाता है, और कुछ खास नहीं है भाई। बेदरा के युद्ध में इनकी हार हो जाती है। आपसे जो प्रश्न पूछता है उनकी यही ज़्यादा डिमांड है। और ऐसे है कि आज का जो अपना लेक्चर का समय हो गया लगभग, तो आगे के अपने लेक्चर ऐसे ही आते रहेंगे। आप पूरी क्लास को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके बाद आप MCQs अपने सोल्व करके देख सकते हैं, कहानी अच्छी समझ में आएगी। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।